Hello students, in this lecture we will be discussing two very important parts from the Constitution of India, which is part 4 of the Constitution, which provides with directive principles of state policy. Then we will also be discussing part 4A of the Constitution of India, which provides with fundamental duties of the citizens. So these two parts of the Constitution of India are very important for the purpose of your judicial services examination, especially for the purpose of your prelims examination, because factual questions do come from these two parts. So कोई डिटेल्ड क्वेश्चंस इनमें से नहीं पूछे जाते, ना ही कोई कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं. सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं कि किस आर्टिकल में कौन सी टीपीएसपी है या किस आर्टिकल में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी दिया हुआ है. ठीक है, तो सीधे से क्वेश्चंस आते हैं कि आर्टिकल नंबर ही पूछा जाता है इनमें नॉर्मली. फाइन. और मेजरली जो डीपीएसपी में से क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं जो अमेंडमेंट के बाद जो डीपीएसपी ऐड हुए हैं उनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फाइन. ऑल्दो और द डीपीएसपी आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द directive principle of state policy are not justiciable part of the Constitution of India. A person cannot move to the court of law asking for implementation of the DPSP. The DPSP are merely a sort of guidelines given to the state in order to function itself, right? So while functioning of the state, be it the executive or the legislature, these directive principles of state policy have to be taken care of, that is they are to be applied. Fine. So they are actually provides a sort of the ideals of a welfare state कि हम हमारा जो देश है वो कैसा होना चाहिए. देखो फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में वो जस्टिशिएबल हैं, उनके इन्फ्रिंजमेंट के लिए यू कैन मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ. लेकिन क्या हमारा देश इतना वेल ऑफ है कि वो हमारे सिटीजन्स को एक आइडियल कंडीशन दे सके, एक आइडियल लाइफ दे सके? द आंसर इज ऑब्वियसली नो. फाइन. बट नेवरदीलेस वी शुड ऑलवेज एस्पायर टू गिव आवर सिटीजन्स द बेस्ट ऑफ द लाइफ. फाइन. सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर merely the guidance given to the state in order to exercise its powers. So these are basically only the guidance or guidelines given by the Constitution of India to the state कि state को कैसे काम करना चाहिए, state को क्या acquire करने के लिए क्या aspire करना चाहिए. Fine. So let's start with the DPSP. So directive principles of state policy is given under which part? पार्ट 4 ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन. तो पहला क्वेश्चन तो यही काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि किस पार्ट में दिए हुए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. पार्ट 4 में दिए हुए हैं. नाउ पार्ट 4 स्टार्ट्स विद आर्टिकल 36 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गोज ऑन अप टिल आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ आर्टिकल 36 मेनली प्रोवाइड्स विद द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि डीपीएसपी जो है किसके ऊपर एप्लीकेबल है? स्टेट के ऊपर. अब ये स्टेट कौन है ये बताता है आर्टिकल 36. सो आर्टिकल 36 सेज दैट इन दिस पार्ट, दैट इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, अगर कुछ और कॉन्टेक्स्ट में दे रखा है तो बात अलग है, अदरवाइज द स्टेट हैज़ द सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3. तो स्टेट का जो मीनिंग है पार्ट 4 में वही हमें लेना है जो पार्ट 3 में स्टेट का मीनिंग दे रखा है. तो पार्ट 3 में कहाँ पे दिया हुआ था? आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है, वही डीपीएसपी के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी. नाउ आर्टिकल 37 प्रोवाइड्स विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट. द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सिएबल by any court. So these are non-justiciable part of the constitution. Fine. So these are not enforceable by the court of law. You cannot go to the court of law asking the state to enforce your directive principles of state policy. But the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country. So बेशक से वो non enforceable हैं, लेकिन they are fundamental in the governance of the
country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। और ये स्टेट की ड्यूटी होनी चाहिए कि जब भी लॉ बनाए स्टेट, तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी एक इम्पोर्टेंट जो स्पेस दिया जाए उन लॉज में, ठीक है। तो नॉन इन्फोर्सिएबल है, नॉन जस्टिसेबल है, ये बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। फंडामेंटल राइट्स हैं वो दे आर जस्टिशिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको आप इन्फोर्स करा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी जो हैं दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल, ठीक है। तो कोर्ट में जाके you cannot ask for implementation of the directive principles of state policy, but nevertheless even though they are not enforceable, but they are fundamental in the governance of the country। Now from article 36 to article 51 the particular DPSPs are being given, ठीक है। So article 38 provides that the state to secure a social order for the promotion of welfare of the people। So welfare of the people का ध्यान रखना किसका काम है? स्टेट का काम है। और स्टेट को जो है एक ऐसा सोशल ऑर्डर सिक्योर करना चाहिए जिससे वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रमोट किया जा सके। सो दिस इज द डीपीएसपी गिवन अंडर आर्टिकल 38। सो इट सेज दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट, ये बेसिकली स्टेट के लिए डायरेक्टिव्स हैं, स्टेट को एक तरह से आदेश दिया जा रहा है कि आप कैसे एक्ट करें। सो द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल लाइफ। सो स्टेट को क्या करना चाहिए? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है वो लाने के लिए स्ट्राइव करना चाहिए जिससे जस्टिस इंश्योर किया जा सके, और वो भी जस्टिस ऐसा हो जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हो। सो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो है ये आइडियल हमने और कहाँ पे पढ़ा था? प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल भी ऐसे ही एक आइडियल स्टेट की बात करता है जहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हो। और 38 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी स्टेट को यही डायरेक्टिव देता है कि स्टेट ऐसे काम करे जिससे लोगों का वेलफेयर इंश्योर हो सके और उनको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके। नाउ क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 38 सेज दैट द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, and not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations। so state को और क्या करना है? state को कोशिश करनी है कि जो हमारे देश में inequalities in income है कि एक की इनकम जो है वो करोड़्स में है और दूसरे की इनकम जो है सिर्फ हज़ार रुपए में है। सो उसको जो है स्टेट को ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि ये इनइक्वालिटी को जितना कम किया जा सके उतना कम हो सके, सभी लोगों को बराबर एक सतह पर लाया जा सके। फाइन। सो दिस इज बेसिकली डायरेक्टिव गिवन टू द स्टेट टू ब्रिंग इक्वालिटी अमंग द पीपल। देखो अब कौन कितनी सैलरी किसकी होती है, कौन कितना कमाता है, वो स्टेट एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर सकता है कि आप सिर्फ इतनी ही सैलरी कमा सकते हो। अब जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतनी तो मिलेगी, राइट। बट द स्टेट हैव टू स्ट्राइव टू ब्रिंग इक्वालिटीज अमंग दी पीपल, जितना हो सके उतनी ये कोशिश करे स्टेट कि सभी लोगों को एक बराबरी का दर्जा दिया जा सके। नाउ आर्टिकल 39 provides with the DPSP of certain principles of policy to be followed by the state। और वो क्या क्या principles हैं? The state shall in particular direct its policy towards securing that the citizens, men and women, equally have the right to an adequate means of livelihood। So every person, be it men or women, they shall be treated equally to provide adequate means of livelihood। सो स्टेट को कोशिश करनी चाहिए कि सबके पास कम से कम adequate means of livelihood हो जिससे वो अपने परिवार को सपोर्ट कर पाएँ। नाउ सब क्लोज बी सेज दैट दी
Ownership and control of material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. So ownership एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं हमारे देश के, वो इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो जिससे सबका भला हो. दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट. सो इट मेरली सेज दैट हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को सपोर्ट ना मिले, कि एक पर्टिकुलर जो रिचर लोग हैं उन्हीं के पास सारी की सारी वेल्थ हो और बाकी सारे भूखे मर रहे हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना होने दे स्टेट. ऑल्दो हमारे देश की जो प्रेजेंट सिचुएशन है दैट इज़ क्वाइट वर्स्ट बिकॉज द टॉप 10% रिच पीपल ऑफ आवर कंट्री आर एक्चुअली होल्डिंग 90% ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री. सो हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है इस मैटर में अगर हम देखें तो. बट द स्टेट हैज़ टू वर्क टूवर्ड्स bringing equality among the people, and the state also has to ensure that the people are not concentrating wealth among themselves, that there is equal pay for equal work for both men and women. So men हो या women, अगर वो सेम काम कर रहे हो तो उनको जो है सैलरी या पे भी सेम मिलनी चाहिए. दिस इज ऑल्सो what the state is required to ensure, equal pay for equal work. That the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength. So the state has to ensure that the workers' health is not being compromised with, and the old age people are not compelled to enter upon those avocations which are not suited to their age and strength. Then the next DPSP is that the children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. So this is a directive principle given to the for the children, that the state is also required to provide the children a healthy environment to grow up in. Fine. So these were the main directives given under Article 39. Now Article 39A is one very important article which provides with the DPSP of equal justice and free legal aid. Fine. So as you are preparing for judicial services examination, so the provision of free legal aid becomes all the more important for you. Fine. So अगर मेंस में भी लीगल एड के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, then you can always mention Article 39A of the Constitution of India as a DPSP. Fine. Also Article 304 of the Section 304 of the CRPC. सारे आर्टिकल चल रहे हैं तो एकदम दिमाग में वही रहते हैं. सो सेक्शन 304 जो है CRPC का, वो भी फ्री लीगल एड की बात करता है. That a person who is not having sufficient means to secure the services of a lawyer, he shall be given the free legal aid on state expense. ठीक है. तो सेक्शन 304 जो है CRPC का, उसमें भी फ्री लीगल एड की बात की गई है. एंड आर्टिकल 39A of the Constitution provides with the directive principle of state policy with regard to free legal aid and equal justice. So this was added by the 42nd Amendment Act of 1976. देखो 42nd Amendment Act 1976 जो है उसको एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. उसका रीज़न क्या है कि 42nd Amendment Act से बहुत ज़्यादा मेजर अमेंडमेंट्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे, जिसको हम एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का रूप भी बोल सकते हैं. फाइन. सो आर्टिकल 39A स्पेशली DPSP जो हैं, बहुत सारे DPSP जो है आर्टिकल जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड किए गए थे.
So Article 39A is one of such amendments which were added after the 42nd Amendment Act. Fine. So it provides with equal justice and free legal aid. The state shall secure that the operation of legal system promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. So economic या अदर disabilities की वजह से किसी भी person जो है वो अपने डिफेंस को सामने लाने से ना चूक पाए, उसके लिए फ्री लीगल एड की जो डायरेक्टिव दी गई है स्टेट को कि स्टेट को जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना चाहिए. सो आर्टिकल 39A of the Constitution provides with the DPSP of equal justice and free legal aid. Then the next DPSP is Article 40, which provides with organization of village panchayats, and it says that the state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-governance. So village panchayats are basically a means to distributing the powers to the lowest strata of the government functioning. ठीक है, तो सबसे ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी का जो एग्जाम्पल है वो है विलेज पंचायत. सो आर्टिकल 40 जो है वो स्टेट को एक डायरेक्टिव देता है कि हमारे देश में जो है विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करनी चाहिए एज अ मीन्स ऑफ as a unit of self governance. ठीक है, although this was only a directive principle, but by means of 73rd Amendment Act to the Constitution of India, now we have the panchayats as an obligatory part on the state. अब पंचायत जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक अहम हिस्सा भी है. सो पंचायत जो है पार्ट 9 का हिस्सा है फिलहाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O में पंचायत के प्रोविजंस दिए गए हैं. फाइन. सो पहले आर्टिकल 40 में सिर्फ DPSP था विलेज पंचायत को एस्टेब्लिश करना, लेकिन अब ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया है. नाउ दिस पर्टिकुलर DPSP हैज़ एक्चुअली बीन इम्प्लीमेंटेड और हैज़ बीन लेजिस्लेटेड. फाइन. सो हमारी कई सारे ऐसे DPSP हैं जो शुरुआत में सिर्फ DPSP ही थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे देश ने प्रोग्रेस की है उस हिसाब से बहुत सारे DPSP जो है एज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन भी बना दिया गया, जस्टिफिएबल भी उनको बना दिया गया. ठीक है. सो विलेज पंचायत जो पहले सिर्फ DPSP था, आज भी DPSP भी है, बट नाउ द विलेज पंचायत इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द legislation also. Now Article 41 provides with the DPSP of right to work, to education and to public assistance in certain cases, and it says that the state shall within the limits of its economic capacity and development make effective provisions for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, disablement and in other cases of undeserved want. सो आर्टिकल 41 बेसिकली क्या कहता है कि स्टेट को जो है अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए जितना हो सके हमारे देश के जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए, और जितने भी ओल्ड एज सिक या डिसेबल्ड पीपल हैं उनको भी एक तरह से असिस्टेंस दिया जाए. सो परसुएंट टू आर्टिकल 41 ओनली दीज नरेगा NREGS नरेगस या नरेगा बोलते हैं इसको, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है, जिससे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है लोगों को अगर उनको रोज़गार नहीं मिलता है. अदरवाइज नरेगस के थ्रू जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाता है मिनिमम 100 डेज
जो है उनको साल में वर्क दिया जाता है। फाइन। सो राइट टू वर्क इज़ ऑल्सो नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑब्वियसली, क्योंकि सरकार के हाथ में नहीं होते इतने ज़्यादा रिसोर्सेज कि वो हर एक पर्सन, हर एक अनएम्प्लॉयड पर्सन को नौकरी दे सके। लेकिन आर्टिकल 41 जो है एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आपसे जितना बन सके उतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट के साधन प्रोवाइड करे। Now Article 42 says the provision for just and humane conditions of work and maternity relief. So just and humane conditions of work जो है इंश्योर करना होगा स्टेट को। Also women should be given maternity relief. So the state shall make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief. सो ऐसा नहीं हो कि बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस में लोग काम कर रहे हों। स्टेट को ये भी इंश्योर करना है कि जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस हैं, हर एक चीज़ की सुविधा है वहाँ पे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इफ़ द वीमेन आर वर्किंग इन द पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे उनको मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए। फाइन। सो इस pursuant to this particular DPSP only maternity relief act was being enacted, जिससे जो महिलाएं हैं during their pregnancy they can get maternity leave. Then Article 43 provides with the DPSP of living wage etc. for workers. The state shall endeavour to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way टू ऑल वर्कर्स एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और अदरवाइज। तो बेशक से कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में वो वर्कर्स काम कर रहे हों, हर एक वर्कर को जो है एक लिविंग वेज दी जाए। फाइन। सो लिविंग वेज का बेसिकली मीनिंग होता है कि कम से कम इतनी वेज तो दी जाए कि वो अपने लाइफ को एक बेहतर नॉर्मल तरीके से जी सके, अपने जो है खाने पीने का भी ध्यान, रोटी कपड़ा और मकान बेसिकली अपने लिए इंश्योर कर पाए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एजुकेशन to his or her children can be ensured through this wage. So एक living wage जो है हर एक वर्कर को दी जानी चाहिए। Conditions of work ensuring a decent standard of life and full employment of leisure and social or cultural opportunities, and in particular the state shall endeavour to promote cottage industries or on an individual or cooperative basis in rural areas. सो स्टेट को जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज़, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ बेसिकली वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। सो स्टेट को जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए। दिस इज़ द मेन डायरेक्टिव ऑफ आर्टिकल 43। सो लिविंग वेज किस आर्टिकल में दी हुई है? आर्टिकल 43। देन आर्टिकल 43A विच वॉज ऑल्सो एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। सो जितने भी अमेंडेड DPSP हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जैसे लिविंग वेज वाला हो गया या फिर मैटरनिटी रिलीफ वाला आर्टिकल हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। Now Article 43A provides that the participation of workers in management of industries. So it says that the state shall take steps by suitable legislation or in any other way to secure participation of workers in management of undertakings, establishment or other organizations engaged in any industries. So state को ये भी इंश्योर करना है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट में। सो जो वर्कर्स यूनियन है उसको एक मेजर रोल दिया गया है एज पर आर्टिकल 43A। सो ऐसा नहीं हो कि जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ दे आर मेयरली सर्वेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री, द वर्कर्स शुड ऑल्सो be allowed to participate in the management of industries because the workers are actually an integral part of the industries. So suitable legislation बनाना होगा स्टेट को जिससे मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में वर्कर्स को जो है एक सूटेबल और पार्टिसिपेटिव रोल मिल सके। सो ट्रेड यूनियन एक्ट है जो वो इसी तरह की पार्टिसिपेशन की बात करता है। बेसिकली ट्रेड यूनियन एक्ट ने आर्टिकल 43A को जो है एक तरह से लाइफ ही दे दी है। फाइन। या फिर इंडस्ट्रीज़ एक्ट वगैरह हैं उनमें भी वर्कर्स को काफ़ी रोल दिया गया है इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। सो आर्टिकल 43A प्रोवाइड्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़।
Then Article 43B was also added through the means of amendment, although this was added by which Amendment Act? 97th Amendment Act of 2011. So 97th Amendment Act से Article 43B add किया गया. So it provides with the promotion of cooperative societies and says that the state shall endeavor to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies. So cooperative societies basically होती क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर एक विलेज है उसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल ने एक जो है ग्रुप बना लिया अपना, उसको हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल दिया, ठीक है. तो अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने के बाद ये सारे लोग मिलके जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इनके लिए लोन लेना काफ़ी इजी हो जाता है बजाय कि अगर इंडिविजुअली वो बैंक को अप्रोच करते, ठीक है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो मेनली रूरल एरियाज में एक्टिव रहता है. फाइन. ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द फंडामेंटल राइट of a citizen which is given under which article? That was given under Article 19 clause 1 sub clause C, ठीक है. जो तो जहाँ एसोसिएशन वाली बात आती है, एसोसिएशन बनाने का फंडामेंटल राइट है, वहाँ पे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का भी फंडामेंटल राइट 19 आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी में ही दिया हुआ है, ठीक है. तो ये भी 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंडर ही ऐड किया गया था. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है 97th अमेंडमेंट एक्ट ने दो जगह पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली कोऑपरेटिव सोसाइटी को. एक था आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी जहाँ पे सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट है टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वहीं पे आर्टिकल 43B भी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे स्टेट को डायरेक्टिव दिया गया कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करें, ठीक है. सो आर्टिकल 43B प्रोवाइड्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ promotion of cooperative societies. Then we have the Article 44 which provides with uniform civil code for citizens. So the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. हमारे पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और एक डायरेक्टिव दिया हुआ है स्टेट को कि आप जो है सभी सिटीजन्स को यूनिफॉर्म सिविल कोड इंश्योर करें. सो दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो हमारे देश में फैमिली लॉ की मैटर में हिंदू लोग अलग हैं, मुस्लिम लोग अलग हैं, क्रिश्चियन लोग अलग हैं, ठीक है. तो बेसिकली हमारे देश में जो है फैमिली लॉ रिलीजन के ऊपर बेस्ड है, हर एक रिलीजन का अपना फैमिली लॉ होता है. लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है कि इवन इन केस ऑफ मैरिजेस ऑल द सिटीजन शैल बी ट्रीटेड इक्वली. बेशक से उनका कोई भी धर्म हो, सबके लिए एक जैसा ही फैमिली लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए. शादी के ऊपर, मेंटेनेंस के ऊपर, डाइवोर्स के ऊपर सबको एक जैसे जो है राइट्स वहाँ पे मिलने चाहिए. सो द स्टेट इज़ एक्चुअली डायरेक्टेड टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर दी सिटीजन्स. हालांकि हमारे देश में अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो नहीं आया है. अभी तक हम लोग हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन रिलीजन के बेस्ड पे ही फैमिली लॉज को डील करते हैं. ऑल्दो गोवा इज़ वन एंड द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट हैज़ एक्चुअली that is having uniform civil code for the citizens, ठीक है. तो गोवा के अलावा हमारे किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू हुआ है, हालांकि लागू होना चाहिए एज पर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन अंडर आर्टिकल 44. सो आर्टिकल 44 में क्या दिया हुआ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म जिसमें सबको इक्वली ट्रीट करना. सो 4 = 4 बिकम्स यूनिफॉर्म, राइट. सो 4 = 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहाँ पे सभी धर्मों को हम बराबर ट्रीट करने लग जाएंगे फॉर द मैटर ऑफ देयर फैमिली, तब हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविजन बेसिकली कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 44 में. ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये ध्यान रखना कि आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया हुआ है. Then Article 45 provides with the provision for early childhood care
and education to children below the age of 6 years. The state shall endeavour to provide early childhood care, जो आंगनवाड़ी वगैरह होती हैं जिनमें जो एक तरह से प्री स्कूल के जैसे काम करते हैं स्पेशली इन रूरल एरियाज़, तो स्टेट जो है वो इंश्योर करेगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 6 years. So 6 साल से कम के बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है स्टेट इंश्योर करेगा एज पर आर्टिकल 45. So आर्टिकल 45 was added in by means of 36th Amendment Act of 2002, जिससे राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 20A का पार्ट भी बनाया गया था. ठीक है, तो 86th अमेंडमेंट एक्ट से ये वाला प्रोविज़न भी ऐड किया गया. सो 6 to 14 ईयर्स तो फंडामेंटल राइट है ही चिल्ड्रन का टू गेट फ्री एजुकेशन, राइट, एज पर आर्टिकल 21A. लेकिन 6 साल से कम के बच्चों का के लिए जो स्टेट है वो क्या करेगा, वो स्टेट इंश्योर करेगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. ठीक है, तो प्री स्कूल टाइप्स एजुकेशन जो है वो स्टेट इंश्योर करेगा. Now Article 46 provides with the promotion of educational and economic interests of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections. So बाकी जो हमारी सोसाइटी के weaker sections हैं, be it scheduled caste और scheduled tribe और the OBCs for example, उनको जो है education और economic interest को भी इंश्योर करेगा state as per Article 46. So the state shall promote with special care and the educational and economic interest of weaker section of the people and in particular of the scheduled caste and scheduled tribe and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. So state को जो है एक डायरेक्टिव दिया गया है कि जो भी SC शेड्यूल्ड कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब है, दे डू रिक्वायर प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट बिकॉज दे आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड ग्रुप ऑफ पीपल. सो स्टेट को इंश्योर करना है कि उनका जो है उनके साथ जो है कोई इनजस्टिस या एक्सप्लॉइटेशन ना हो. फाइन, तो इसी के परसुएंट ही हमारे देश में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट ऑफ 1989 लाया गया, जिसमें SC/ST कैटेगरी के लोगों को जो है स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई. फाइन. Now Article 49 provides with the duty of state to raise level of nutrition and standard of living and to improve public health. So public health जो है हमारे देश में एक तरह से फंडामेंटल राइट नहीं है, सबके पास पब्लिक हेल्थ अवेलेबल नहीं है, लेकिन नेवरदीलेस पब्लिक हेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द स्टेट इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड public health to the citizens. So it says that the state shall regard the raising of level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties. And in particular the state shall endeavour to bring about prohibition of consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. सो स्टेट क्या इंश्योर करेगा कि सब लोगों को एक मिनिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन मिले. इसी वजह से जो फ्री राशन भी दिया जाता है पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल. उसके अलावा स्टेट क्या इंश्योर करेगा कि पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव किया जा सके. इसी वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी एस्टेब्लिश किए जाते हैं. सो मोहल्ला क्लिनिक कैन बी सेड टू बी वन वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इंश्योरिंग द पब्लिक हेल्थ ऑफ सिटीजन्स pursuant to Article 47 of the Constitution. Fine. Now Article 48 provides with the organization of agriculture and animal husbandry. So the state shall endeavour to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. Fine. So state क्या इंश्योर करेगा कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो है मॉडर्न लाइन्स पे, मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स पे लाई जा सके and take steps for preserving and improving breeds and prohibiting the slaughter of cows and other milch and draught cattle. So state क्या इंश्योर करेगा कि काउस है या फिर बाकी जो दुधारू पशु हैं उन मिल्च एनिमल्स उनको जो है स्लोटर
ना किया जाए. So this is a DPSP given under Article 48 of the Constitution of India. Fine. Now Article 48A provides with the protection and improvement of environment and safeguards of forests and wildlife. So this is another very important DPSP which was also added in the Constitution of India by means of the 42nd Amendment Act of 1976. So state क्या इंश्योर करेगा that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. So हमारे देश में जो है एक काफ़ी रिच वाइल्ड लाइफ रही है हमेशा से ही फाइन, और उसको प्रोटेक्ट करना जो है एक ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 40A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है, फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फाइन, या फिर कोई और लॉ बना सकता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. नाउ आर्टिकल 49 प्रोवाइड्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, लाल किला है या फिर कुतुब मीनार है या फिर हुमायूं टॉम्ब है फॉर एग्जांपल, और ताजमहल. सो एंड द स्टेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. सो इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट declared by or under law made by the parliament to be of national importance. So national importance के जितने भी monuments हैं उनको state जो है प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम स्पॉइलेशन, डिसफिगरमेंट, डिस्ट्रक्शन, रिमूवल, डिस्पोजल और एक्सपोर्ट एज द केस में बी. सो जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स या प्लेसेस या ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको स्टेट जो है प्रोटेक्ट करेगा. दिस इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट. देन आर्टिकल 50 प्रोवाइड्स विद द separation of judiciary and executive. This is again a very important directive principle which says that the state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state. So हमारे देश में जो है मेनली 3 ऑर्गन्स हैं स्टेट के. पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर और तीसरा है जुडिशरी. सो किसी भी स्टेट के, किसी भी कंट्री के फंक्शनिंग में ये 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो है अगर कोई डिस्प्यूट आता है किसी भी मैटर में उसको लुक आफ्टर करती है ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ. ठीक है, तो लॉ अप्लाई करता है एक तरह से जुडिशरी. फाइन. तो आर्टिकल 50 जो है वो स्पेशली कह रहा है स्टेट को कि स्टेट क्या मेक श्योर करेगा कि हमारे देश में जो है जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन हो, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस ना करें. ठीक है, तो दोनों ही इंडिपेंडेंट रहें. फाइन. सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट जो हमारी हायर जुडिशरी में सिलेक्शन भी होता है दैट इज़ डन बाय द जुडिशियरी इटसेल्फ. ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही उनको सिलेक्ट किया जाता है. जो NJAC आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसमें एक तरह से एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर दी गई थी जजेस को सिलेक्ट करने की, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था. फाइन. सो जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है इन दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए. दिस इज़ व्हाट आर्टिकल 50 इंटेंड्स टू से. और ये भी बात ध्यान रखने की, यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच ही सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, ना कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच में. तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में तो कोई सेपरेशन ऑफ पावर हो भी नहीं सकता है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द स्टेट है वो लेजिस्लेचर से ही ली गई होती है. तो लेकिन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी दिया हुआ है. और ये कौन से आर्टिकल में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल? आर्टिकल 50 में. Now Article 51 provides with the directive principle of promotion of
इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो अब तक तो हमने हमारे देश के अंदर की कंडीशंस की ही बात की थी कि क्या क्या होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 51 जो है वो स्टेट को एक डायरेक्टिव देता है कि आप जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को भी प्रमोट करेंगे। द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। हमारे अड़ोसी पड़ोसी या बाकी देशों के साथ एक जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन भी बना के रखेगा स्टेट। फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन दी डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर। सो जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी हैं उनको रिस्पेक्ट करेगा स्टेट। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, और जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे उनको आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल करने की कोशिश करेगा स्टेट। सो ये जो डायरेक्टिव है ये बेसिकली बात करता है इंडिया वर्सेस वर्ल्ड की, कि इंडिया के बाकी दुनिया के साथ कैसे रिलेशन होंगे, कैसे उनके साथ डील करना चाहिए। दिस इज द डायरेक्टिव गिवन अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। So article 51 is again very important directive। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को जो है स्टेट आर्टिकल 51 के अंडर जो है इंश्योर करता है। फाइन। सो these were the main DPSPs given under the Constitution of India। और एक जो मेन बात DPSP में ध्यान रखने की है वो ये है कि DPSP लिए कहाँ से गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इनको लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमने इनको लिया है आयरलैंड से। सो आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बनाया है। ठीक है, तो DPSP की बेसिक इंस्पिरेशन जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है। फाइन। सो दीज वर दी मेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बार इनकी रीडिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल्स जो हैं इनमें से पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल में कौन सी DPSP दिया हुआ है। ठीक है, सो कुछ एक DPSP ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपको मगअप करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी बेयर रीडिंग भी कर लेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट की तो वो भी सफिशिएंट होगी, क्योंकि भूलना इसमें इतना ज़्यादा इजी नहीं है। जो मेन है वही आपको याद रखने पड़ेंगे। फाइन। सो क्लास के बाद अगर एक दो बार आप खुद से रिवाइज करेंगे तो आई थिंक दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज़ पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट शुरू से नहीं रही हैं, बल्कि जो पूरा पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटी का, पूरा जो चैप्टर है वो ही ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ठीक है, तो शुरुआत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं दी गई थी। जो फंडामेंटल ड्यूटी का पूरा पार्ट जो है वो पार्ट 4A वॉज एडेड थ्रू द मीन्स ऑफ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। Now the fundamental duties are the duties of the citizens only। ठीक है, तो हालांकि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिटीजन्स नॉन सिटीजन्स सबके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स की ही ड्यूटीज़ हैं। फाइन। तो आपके पास अधिकार तो हैं लेकिन आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं स्टेट के प्रति। सो व्हाट आर दीज ड्यूटीज़? दीज ऑल ड्यूटीज़ आर गिवन अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 51A। सो पहली बात तो ये आती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो प्रोविज़न है वो इंस्पिरेशन हमें किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है? वो हमें मिली है USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो प्रोविज़न है वो लिया है। ठीक है, सो USSR या रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है। और DPSP कहाँ से लिया है? पार्ट 4, बताइए कहाँ से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फाइन। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। एक कंप्लीट आर्टिकल जो है ऐड किया गया, आर्टिकल 51A, जिसमें आज के टाइम टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं।
सो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एट प्रेजेंट. फाइन. So the fundamental duties were actually added on the recommendation of a particular committee. So बेशक से हमने इंस्पिरेशन तो USSR से ली थी, लेकिन हमारे देश में खुद भी एक कमेटी बनाई गई जिसको ये कहा गया कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए हमारे सिटीजन्स के पास, वो आप बताइए हमें. सो उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी. सो स्वर्ण सिंह कमेटी वो कमेटी है जिसने हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बेसिकली रेकमेंड किया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होना चाहिए. फाइन. सो स्वर्ण सिंह कमेटी याद रखना. नाउ लेट्स लुक एट दी फंडामेंटल ड्यूटीज़. सो आर्टिकल 51A, पहली बात तो ये आर्टिकल ही काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है. ये आर्टिकल ध्यान रखना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सिर्फ एक ही आर्टिकल है, उसके बाकी क्लोजेज हैं. फाइन. सो आर्टिकल 51A प्रोवाइड्स विद दी fundamental duties. So it shall be the duty of every citizen of India. सिर्फ citizens की ड्यूटी है ये, नॉन citizens की ड्यूटीज़ नहीं है. So citizens की ड्यूटी क्या होंगी? Clause A says to abide by the constitution, कि आप constitution को फॉलो करेंगे and respect its ideals and institutions. Fine. So constitution जो है वो fundamental law of the land है, और article 51A clause A says that the citizens are required to respect the constitution, that is to abide by the constitution and respect its ideals and institutions. Then the citizens are also required to abide by the national flag, respect the national flag and national anthem. हमारा जो तिरंगा है उसकी भी इस रिस्पेक्ट करनी है, और हमारा जो नेशनल एंथम है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है. सो आर्टिकल 51 क्लोज ए में 3 तरह की एंटिटीज़ की बात की गई है जिनकी रिस्पेक्ट करनी है इंडियन सिटीजन्स को. पहला है कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स की, दूसरा है नेशनल फ्लैग, और तीसरा है नेशनल एंथम. फाइन. सो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, दे आर एक्चुअली अ सिंबल ऑफ द आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री, और इनकी इज्जत करना हमारी एक ड्यूटी बनती है. Now clause B says the fundamental duty to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. जो भी आइडियल्स थे हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में, उन सब को हमें याद करना है, और उनके जो नोबल आइडियल्स हैं उनको फॉलो भी करना है. दिस इज़ ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटी. Then clause C says to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. हमारे देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को भी हमें अपहोल्ड करना और प्रोटेक्ट करना है. ठीक है. तो हमारे देश के खिलाफ हमें कोई भी काम नहीं करना है, बल्कि हमारे देश की एकता और अखंडता को हमें बनाए रखना है. ये हमारी ड्यूटी है. टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. तो बेशक से आप आर्मी का पार्ट भी नहीं है, लेकिन अगर आपको जब भी देश की रक्षा के लिए बुलाया जाएगा आप तत्पर रहेंगे देश सेवा के लिए. सो यू आर रिक्वायर्ड टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड सेक्शनल diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. So आपसी भाईचारा बना के रखना है, एक तालमेल बना के रखना है समाज में, और रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ के बेसिस पे लड़ाई नहीं करनी है. सो बेशक से कोई रिलीजन हो, कोई लैंग्वेज हो, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक डाइवर्सिटीज़, दिस इज़ सेड टू बी यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो हमारे देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं, मतलब लगभग दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं सब रिलीजन के लोग हमारे देश में रहते हैं. जितने भी लैंग्वेजेस होती हैं दुनिया में उन सब लैंग्वेजेस को बोलने वाले रहते हैं, बल्कि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जो सिर्फ इंडिया में ही बोली जाती हैं. सो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी हमारे देश में बहुत है. उसके अलावा जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, रीजनल डाइवर्सिटी भी है. सो बेसिकली हमारा देश एक डाइवर्सिटीज़ का एक यूनियन है. फाइन. सो आर्टिकल 51A क्लोज ई बेसिकली सेज कि आप जो है आपस की डाइवर्सिटीज़ को रेस्पेक्ट करेंगे और आपसी भाईचारे में रहेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे.
On top of it, we have to also renounce practices derogatory to the dignity of women. So women की dignity के derogatory जो भी practices हैं, for example सती जो थी, it was practiced in the medieval times. तो इस तरह की जो practices हैं which are derogatory to the dignity of women, उनको भी हम renounce करेंगे. So this is a duty of the citizens. Then the next duty is to value and preserve the rich heritage of our composite culture. हमारे देश में जो है एक rich heritage है और composite culture है, उसको भी हम preserve करेंगे, उसकी value करेंगे. To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures. So हमारे देश में जितने भी फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनकी इज्जत करेंगे. सिर्फ गंगा माँ को नाम के लिए गंगा माँ नहीं बुलाएंगे, बल्कि उस गंगा माँ की जो प्रोटेक्शन भी करेंगे. ठीक है. सो जितने भी नेचुरल लिविंग क्रीचर्स हैं, एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल ऑफ दोज लिविंग क्रीचर्स, या फिर हमारे देश का नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे. टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. और हमारे जो सिटीज़न हैं उनकी क्या ड्यूटी है कि वो साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन करके रखें. ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोलता है, कोई अंधविश्वास वाली बात बोलता है, हम उसके ऊपर विश्वास कर लें, बल्कि साइंटिफिक टेम्पर रखें कि क्या सही है और क्या गलत है. फाइन. सो कीपिंग साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म are the fundamental duties of the citizens. To safeguard public property and to abjure violence. Violence में involve नहीं होंगे और public property को safeguard करेंगे. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. हम कोशिश करेंगे कि हम अपने individual sphere में अपना बेस्ट वर्जन बन सकें. ठीक है. तो जब हर एक इंडिविजुअल अपना बेस्ट होगा तो जाहिर सी बात है हमारे देश अपने आप ही तरक्की करेगा. सो वी विल स्ट्राइव टू अटेन एक्सीलेंस इन आवर ओन फील्ड्स. देन द लास्ट 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 86th अमेंडमेंट एक्ट. सो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में से ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A क्लोज के में ऐड की गई थी, जिससे कहा गया कि हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन. सो जो भी पेरेंट है या गार्जियन है वो क्या कोशिश करेगा, वो प्रोवाइड करेगा अपने चाइल्ड या वार्ड को एजुकेशन अप टू बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years. सो 6 से 14 साल के बच्चों को जो है, जो भी उनका पेरेंट या गार्जियन होगा वो उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा. सो जो भी पेरेंट या गार्जियन है उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके. सो दिस वाज एडेड बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है. तो 86 अमेंडमेंट एक्ट से ही आर्टिकल 21A भी ऐड किया गया था, जिससे राइट टू एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट. ठीक है. सो इससे पेरेंट की भी एक ड्यूटी यहाँ पे दी गई. So these were the provisions relating to fundamental duties as given under Article 51A of the Constitution of India. फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. जो क्वेश्चंस फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से आते हैं वो मेनली कोई एक पर्टिकुलर ड्यूटी दे दी और वो पूछ लिया कि वेदर दिस इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी और नॉट, या फिर 4 ऑप्शंस दे दिए और उनमें से पूछ लिया कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है और कौन सी नहीं है. फाइन. सो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप एक बार 4-5 बार इसको रीड कर लेंगे सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है और कौन सी नहीं है. फाइन. On top of it, the last fundamental duty is very important because it was added by the means of an amendment act. So जितने भी amendment से add हुए होते हैं provisions, वो चाहे किसी भी part of constitution में हो, वो काफ़ी important बन जाते हैं for the purpose of your examination. Fine. So amendment के थ्रू जो भी DPSP ऐड हुए हैं या फिर जो भी fundamental duty ऐड हुई हैं,
उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से आपको पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ योर एग्जामिनेशन। फाइन। और इसके अलावा ये DPSP हमने कहाँ से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमने USSR या फिर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐड की गई थी? वो ऐड की गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से। Apart from that, we have a rest of the questions that we are going to discuss now only. So let's discuss some MCQs from DPSP and fundamental duties. The first question is, consider the following statements regarding directive principles of state policy. They are enforceable in a court of law. Their enforcement may override fundamental rights. They are fundamental in the governance of the state. So which of the statements given above are correct? इनमें से कौन सी statement correct है? They are not enforceable in a court of law. This statement is absolutely correct. जो भी DPSP हैं उनको enforce नहीं कर सकते हैं. They are not justiciable part of the constitution. Then the next statement, their enforcement may override fundamental rights. This is not correct. Although this has been one of the most disputed part of the constitution कि क्या fundamental duty जो directive principles हैं वो fundamental rights को override कर सकते हैं या नहीं, but जो present position है वो यही है कि except for a few directive principles of state policy, the fundamental rights will always have an overriding impact over the directive principles of state policy. Fine. Then they are fundamental in the governance of the state. This is absolutely correct. They are fundamental in the governance of the country. So which of the following options is correct? Option D is correct. The directive principles of state policy are justiciable, non-justiciable. Not all are justiciable, but some are justiciable so far do not conflict with fundamental rights. So which one of the following is correct with regard to DPSP? क्या वो justiciable है या non-justiciable है? So what should be the answer? Option B. The DPSPs are non-justiciable part of the constitution. Though the directive principles of state policy contained in constitution are not enforceable by any court, yet they are, option A, fundamental in the governance of the country, option B, binding on the state, option C, enforceable at the instance of the President of India, or option D, superior of fundamental rights. So even though the DPSPs are not enforceable, but nevertheless they are fundamental in the governance of the country. So बेशक से नॉन एनफोर्सेबल हैं लेकिन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के लिए ये फंडामेंटल हैं. The directive principles of state policy under the Constitution of India aim at creating a secular society, casteless society, welfare society और industrial society. So DPSP कैसी सोसाइटी क्रिएट करने का एम रखते हैं? The DPSPs aim at creating a welfare society, ऐसी सोसाइटी जो सबका भला करे, जो सबके भले के लिए काम करे. In which one of the following cases were the provisions of the Constitution 42nd Amendment Act which gave precedence to all or any directive principles of state policy over the fundamental rights invalidated by the Constitution? So basically 42nd Amendment Act जो हुआ था Constitution का, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि जो DPSP हैं they shall have a overriding impact over the fundamental rights. लेकिन ये अमेंडमेंट जो है किस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था?
In the case of Indira Gandhi versus Raj Narayan, Vaman Rai versus Union of India, Keshavanand Bharati versus State of India, Minerva Mills Limited versus Union of India. It was held in the landmark judgment of Minerva Mills Limited versus Union of India, जिसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट का जो ये प्रोविजन था जिसमें डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ऊपर रखा गया था, ओवर राइडिंग इम्पैक्ट दिया गया था, उसको इनवैलिडेट करार कर दिया गया. सो अभी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो यही है कि फंडामेंटल राइट्स आर मोर सैक्रोसेंट एंड हैव ओवर राइडिंग इम्पैक्ट ओवर द डीपीएसपी. Then the next question is, the term equal pay for equal work is a directive principle of state policy, statutory provision in labor law, fundamental right, matter of state to pass bill. So the term equal pay for equal work is a directive principle of state policy. Which one of the following is a correct statement? Primacy is not given to all the directive principles contained in Part 4 of the Constitution over fundamental rights. Primacy is given to all fundamental rights conferred by Article 14 to 32 of the Constitution over directive principles. Primacy is given to all the fundamental rights conferred by Part 3 of the Constitution over directive principles. Or primacy is given only to the directive principles in clauses B and C of Article 39 over fundamental rights. So इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? So the general rule is that the fundamental rights have an overriding impact over DPSP. लेकिन दो DPSP ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, मतलब वो फंडामेंटल राइट्स को भी ओवरराइड कर सकते हैं. फाइन. और वो कौन से हैं? जो आर्टिकल 39 क्लोज बी और सी में दिए हुए हैं. फाइन. सो द प्राइमेसी इज गिवन ओनली टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन क्लोज बी एंड सी ऑफ द आर्टिकल 39 ओवर फंडामेंटल राइट्स. सिर्फ इन दो डीपीएसपी को ही ओवरराइडिंग इम्पैक्ट दिया गया ओवर फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और इनके अलावा सारे डीपीएसपी जो हैं वो दे आर treated subservient to the fundamental rights. Article 39A of the Constitution pertains to equality of law, equality of opportunity in matters of public employment, equal justice and free legal aid, right of minorities to establish and administer educational institutions. So Article 39A basically क्या बात करता है? Free legal aid, equal justice and free legal aid. Right to work in Constitution can be traced in fundamental rights, directive principles of state policy, preamble of the Constitution, or none of the above. So right to work in the Constitution of India can be traced to the directive principles of state policy. The provision of uniform civil code for citizens has been provided in the Indian Constitution in which article? Article 39, Article 41, Article 43A और Article 44. So यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कौन से डीपीएसपी में की गई है? किस आर्टिकल में की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? सभी रिलीजन को इक्वल ट्रीट करना. 4 = 4. 44 आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है. Article 40A of the Constitution of India deals with right to work, education and public assistance, living wage etc. for workers, separation of judiciary from executive, or protection and improvement of environment and safeguard of forests and wildlife. So Article 41A किस डायरेक्टिव की बात करता है? ये बात करता है protection and improvement of environment and safeguarding the forests and wildlife. Then Article 48A and Article 51A clause G were inserted in the Constitution of India by which amendment act? So Article 41A and Article 41AG दोनों ही बेसिकली बात किसकी करते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट की.
सो स्टेट की भी एक डायरेक्टिव है कि आप जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करोगे, वहीं सिटीजन्स की भी ड्यूटी है एज पर आर्टिकल 51AG कि आप भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। Although not only Article 51AG but the complete Article 51A was added by this particular Amendment Act, जिसमें 51AG भी ऐड किया गया, उसके साथ ही आर्टिकल 41A भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया एज अ DPSP। एंड कौन सी अमेंडमेंट थी वो? 42nd अमेंडमेंट, 43rd, 44th, कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड किया गया? So this was added by the amendment 42nd Amendment Act of which year? कौन से साल में आई थी 42nd Amendment Act? 1976 में। So this was added in the Constitution by 42nd Amendment Act. So Article 51AG ही नहीं बल्कि पूरा Article 51A जो है वो 42nd Amendment Act से ऐड हुआ था। Then according to Article 50, the state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public service of the state, separate functioning of judiciary from executive, separate the powers of judiciary from the executive, separate the powers of judiciary from the legislature. So article 50 जो है क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करता है? that the state shall work towards separation of judiciary from executive in the public services of the state. So state की जितने भी public services हैं उनमें separation of judiciary and executive होना चाहिए. This is given under Article 50. The directive principles of state policy have been borrowed from the Constitution of USA, Canada, Ireland और Russia. So DPSP हमने कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है बताइए? अब तक तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए. The DPSP Directive Principles of State Policy have been borrowed from the Constitution of Ireland. आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSPs को बोरो किया है. The fundamental duties have been inserted in the Constitution by the Constitution 42nd Amendment Act, the Constitution 44th Amendment Act, the Constitution 48th Amendment Act, or none of the above. This should be 1976 and not 1978. So fundamental duties हमने Constitution में 42nd Amendment Act 1976 से ऐड किया है. The protection of lakes is an objective expressly stated in which one of the following? Fundamental duties, directive principles of state policy, fundamental rights और 11th schedule of the Constitution. So lakes के प्रोटेक्शन की बात बेसिकली कहाँ पे की गई है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, DPSP में, फंडामेंटल राइट्स में या 8th शेड्यूल में. So protection of lakes is basically a fundamental duty of the citizens. Fine. So protection of lake is a fundamental duty. Under Indian Constitution, to value and preserve the rich heritage of our composite culture is a fundamental right, fundamental duty, directive principles of state policy or a social morality. So to preserve the rich heritage of our composite culture is a fundamental duty of the citizens. So इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं मेनली इनमें कि एक पर्टिकुलर ड्यूटी दे देंगे या DPSP दे देंगे और उससे पूछेंगे कि क्या ये DPSP है, फंडामेंटल राइट है या फंडामेंटल ड्यूटी है. तो अगर आप 2-4 बार इसको रीड कर लेंगे तो आपको जो है इसका क्लियर आइडिया हो जाएगा. The number of fundamental duties under the Indian Constitution is 12, 11, 10 और 13. कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? So there are a total of 11 fundamental duties given under the Indian Constitution. Under Indian Constitution, fundamental duties enshrined under Article 51A does not include the duty to uphold and protect sovereignty of India,
to defend the country when called upon to do so, to value and preserve rich heritage of our composite culture, to protect monuments, places and objects of national importance. So इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? So to hold and protect the sovereignty of India, this is a fundamental duty. Then to defend the country when called upon to do so, देश को बचाएंगे जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी और वो हमारी ड्यूटी है. This is also a fundamental duty. Then we also have a duty to preserve the rich heritage of our composite culture. Fine. तो ये तीनों ही fundamental duties हैं. Now to protect monuments, places and objects of national importance is not a fundamental duty. This is a DPSP only. So state की तो duty है कि वो monuments, places of national importance को बचाए, लेकिन ये citizens की fundamental duty नहीं है. So answer is option D. Then Article 51A provides for fundamental duties of citizens of India, foreigners, public servants or none of the above. So Article 51A basically किन की fundamental duties की बात करता है? Citizens of India की fundamental duties की. So सिर्फ citizens की ही ये duties दी हुई हैं, ना कि foreigners की. Then Swarn Singh Committee recommendations resulted in the formulation of directive principles of state policy, minorities, fundamental rights और fundamental duties. So स्वर्ण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन के बाद क्या फॉर्मुलेट किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज. फाइन. सो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन से फॉर्मुलेट हुई थी. Although the idea of fundamental duty was taken from the ईस्ट वाइल USSR कॉन्स्टिट्यूशन और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पहले जो रशिया जो है वो USSR का एक मेन पार्ट था. ठीक है, तो USSR का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई थी, जो अब फिलहाल रशियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन या USSR कॉन्स्टिट्यूशन से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया हमने लिया था. So this completes part 4 and part 4A of the Constitution of India, which pertains to the directive principles of state policy and the fundamental duties of citizens. I know that these parts are not extremely interesting ones, but nevertheless they are very very important for the purpose of your examination. Fine. और हमें इनको बहुत डिटेल में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है सच, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें बहुत ही फैक्चुअल आते हैं. तो अगर आप इनको 3-4 बार रीड भी कर लेंगे, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू रियली मेमोराइज ऑल दी DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़. सो वर्ड टू वर्ड याद करने की इनमें कोई ज़रूरत नहीं है. एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि कौन से DPSPs हैं और कौन से आर्टिकल्स में वो हैं और कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और कौन से आर्टिकल्स में वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं. ऑन टॉप ऑफ इट जो अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई है, और या फिर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है अमेंडमेंट के बाद ऐड हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. और लीगल एड वगैरह के जो DPSP हैं, दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर यू, और उनको आप मेंस में भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए मेंशन कर सकते हैं. फाइन. सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू.